नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि जिसे आप कहते हैं, उसका मॉडल पेपर 5। अभी तक हमने 4 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि चारों मॉडल पेपर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो आइए बिना देरी की शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों पूछा गया है कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। शिक्षा का नेतृत्व कैसा उपयुक्त होता है? प्रभुत्ववादी होगा, सबका मिलाजुला रूप होगा, लोकतांत्रिक होगा या प्रयोजनवादी होगा? तो कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। विकल्प 1 जो है, हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक है। कैसा है? लोकतांत्रिक है। तो कक्षा का नेतृत्व भी कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक में किसी का प्रभुत्व नहीं रहता है, लोकतंत्र के आधार पर चुनाव होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा। किस प्रकार का होगा प्यारे विद्यार्थियों? ऐसा बालक जिसका तिरस्कार कर दिया जाए, भगोड़े जैसा होगा, नकारात्मक होगा, उत्साही होगा या क्रोधपूर्ण होगा? तो देखिए, अगर कक्षा में किसी बालक का आप तिरस्कार कर देते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो वह आपके प्रति कैसा हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 2 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि सीखना एक क्रियाविधि है और नहीं है। क्या यह सार्वभौमिक है, उत्पाद है, उद्देश्य निर्धारित है या सतत है? तो देखिए, सीखना एक क्रियाविधि है और नहीं है। क्या नहीं है? सीखना एक क्रियाविधि तो है और नहीं है। क्या नहीं है? सीखना एक उत्पाद नहीं है। तो विकल्प 2 जो है हमारे प्रश्न संख्या 3 का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है? बताइए कौन सी विधि? परियोजना विधि, अवलोकन विधि, नाटक विधि या समस्या समाधान विधि? तो छोटी कक्षाओं के लिए समस्या समाधान विधि जो है वह उपयुक्त नहीं है। परियोजना, अवलोकन और नाटक विधि छोटी कक्षाओं के लिए ठीक है, लेकिन समस्या समाधान विधि जो है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, किस एक को छोड़ के सभी सीखने के गुणधर्म हैं? किसी एक को छोड़ करके, इन चारों में से एक पॉइंट ऐसा है जिसको छोड़ करके सारे बाकी क्या है? सीखने के गुणधर्म है। तो वो कौन सा है? किसी जीव की प्रगति होना सीखना है। सीखना वह क्रियाविधि है जो अपने आसपास से संबंधित वातावरण को शिक्षित करती है। सीखना लगातार प्रयास का परिणाम है। सीखना आगे और सीखने को पुनर्बलित करता है। तो देखिए, किसी एक को छोड़ के सभी सीखने के गुणधर्म में क्या है? सीखना जीव की प्रगति होना सीखना है। किसी जीव की प्रगति होना क्या है? सीखना है। सीखना वह क्रियाविधि है जो अपने आसपास से संबंधित वातावरण को शिक्षित करती है। तो आसपास के वातावरण को शिक्षित थोड़ा ना करती है, वो स्वयं को शिक्षित करती है। तो विकल्प जो है 2 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षक को रोजगारमुख बनाने की क्षमता या उपयुक्त सभी? तो शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है बताइए? छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता है क्या? नहीं है। पहला विकल्प देखो, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। जो शिक्षण अभिरुचि वह क्या है? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल सही। अंधविश्वास में कमी, बिल्कुल सही। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो तीनों ही पॉइंट सही है। इसे विकल्प 4 सही आएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि शिक्षा के प्रचार से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास, पाखंड जैसी चीज़ों में भी कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। 8वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है। क्या विकसित करता है? तत्कालिक आज्ञाकारिता एवं दंड प्रक्रियाएं, एक विशेष समूह में विचार कथनों की समरूपता, करनी और कथनी में समरूपता, एक सुनिश्चित व्यवहार की पद्धतियां। बताइए क्या करता है एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में? तात्कालिक आज्ञाकारिता एवं दंड प्रक्रियाएं, एक सुनिश्चित व्यवहार करने की प्रक्रिया, करनी एवं कथनी में समरूपता। तो क्या करता है? करनी एवं कथनी में समरूपता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं। बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए? नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे।
हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समस्त कथन जो शिक्षक के लिए सत्य हैं, अलावा इसके कि वह क्या है? एक मित्र, मार्गदर्शक, दार्शनिक, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी जो नहीं जानते उनका शिक्षण कराता है, भाई विद्यार्थी जो नहीं जानते उनका शिक्षण नहीं करता, विद्यार्थी जो जानते हैं उनको एक्सप्लेन करने का कार्य करता है। तो विकल्प 2 हमारा सही उत्तर होगा। कक्षा का नेतृत्व करता है, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ये बिल्कुल सही है। तो विकल्प 2 जो है ये प्रश्न संख्या 10 का क्या है? सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। छात्रों का अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान है। छात्रों का अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान क्या है? उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाए, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन करने का सुझाव दिया जाए, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन या उपचारात्मक अध्यापन। तो विकल्प 4 देखिए, उपचारात्मक अध्यापन करना चाहिए। छात्रों को अगर अधिगम संबंधी कोई कठिनाई आ रही है तो उनका उपचारात्मक अध्यापन करवाया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन एक दृश्य श्रव्य एक साथ कक्षा साधन है जिसमें देखा और सुना दोनों जाता है? रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है, क्या या स्लाइड प्रोजेक्टर है? तो देखिए जो स्लाइड प्रोजेक्टर है उसमें देखा और सुना दोनों ही जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर चलता है और उसके बारे में बोलने वाला विस्तार से बतलाता है। तो विकल्प 4 जो है हमारे प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की और 13वें प्रश्न पूछा गया कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? पिता है, नर्स है, माँ है या मित्र है? बिल्कुल विकल्प 3 सही है। ये आपको आता ही है कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? माँ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की और 14 प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अवसरों की समानता की भावना के विरुद्ध है? कौन की शिक्षा में सभी को समान अवसर मिले? निजी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, आश्रम विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता पर हम सही विकल्प करेंगे निजी विद्यालय को। किसको? निजी विद्यालय, विकल्प 1। प्रश्न संख्या 15 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करता है संस्कृति में घुलने मिलने में, दूसरी संस्कृति को अनदेखा करने में, संस्कृति का विरोध या उनको सुसंस्कृत बनाना। तो विद्यालय अपने कार्यक्रमों के द्वारा विद्यार्थियों को संस्कृति में घुलने मिलने में सहायता प्रदान करता है। तो विकल्प 1 जो है ये प्रश्न संख्या 15 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि शिक्षा का सही उद्देश्य है। क्या है शिक्षा का सही उद्देश्य? विद्यार्थी को जीविकोपार्जन के लायक बनाना, नौकरियों के लिए तैयार करना, ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना या सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। बताइए शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना होगा। 17वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। एक शिक्षक का कार्य है। क्या है शिक्षक का कार्य? विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता देना होगा, अध्ययन के लिए प्रेरित करना होगा, अनुकूल वातावरण या उनकी गलतियां बताना। तो बताइए एक शिक्षक का कार्य क्या है? स्वाध्याय में सहायता देना, अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अनुकूल वातावरण बनाना। अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। क्या करना? अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना। अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनेगा तो अध्ययन के लिए अपने आप प्रेरित होगा और स्वाध्याय में सहायता भी मिल जाएगी। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा अध्यापक वह है जो उपयोगी सूचना प्रदान करता है, अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, विद्यार्थियों को छुपा हुआ नोट्स देता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। बताओ क्या है? एक अच्छा अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। विकल्प 4 है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे कर दीजिए। यदि एक छात्र आपकी कक्षा में विघ्न पैदा करता है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा? आप उससे कहेंगे कि क्लास से निकल जाओ, आप उससे कहेंगे कि ठीक व्यवहार करो, आप उसके किए कार्यों के कारणों का मूल्यांकन करेंगे और या उसे अतिरिक्त देर कार्य देंगे। तो एक शिक्षक का दायित्व क्या होता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करेगा कि छात्र ने अपने इस कक्षा में विघ्न क्यों पैदा किया, ऐसी स्थिति की उस कारण का पता लगाएगा और उसका निदानात्मक उपचार करेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। और 20वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि आपकी कक्षा में बालक अक्सर चोरी करता है, आप उसे कैसे संभालेंगे? अनुकरणीय दंड दूंगा, विद्यार्थी को धमकी दूंगा कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इस तरह के व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करूंगा और निवारक अपनाऊंगा, या विद्यार्थी को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो विकल्प 3 देखिए कि व्यवहार के पीछे का कारण जानेंगे और फिर उसके निवारण का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। 21वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों की विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। विद्यालय में आधारित संरचना सुविधाएं, पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षा कक्ष प्रणाली तथा छात्रों की उपलब्धि का स्तर। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बता दीजिए। छात्रों की उपलब्धि का स्तर है, कक्षा कक्ष प्रणालियां है, पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री है, विद्यालयों में आधारित संरचना सुविधाएं। तो छात्रों की उपलब्धि का जो स्तर है वह शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है।
बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है कि विद्यालय को समाज के उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय को समाज के उत्थान में अग्रणी होना चाहिए। विद्यालय का सामान्य कार्य, विद्यालय का प्रगतिशील कार्य, विद्यालय का रूढ़िवादी कार्य, विद्यालय की प्रतिक्रियावादी कार्य। तो विकल्प 4 प्रश्न संख्या 22 का होगा कि विद्यालय की प्रतिक्रियावादी कार्य जो है समाज के उत्थान में क्या होना चाहिए, अग्रणी होना चाहिए। इस बात की पुष्टि करता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए कि किस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। विद्यालय समाज में होने वाले बदलावों से आवश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली अभी करता है। विद्यालय विघटन के प्रबल अभी करता है। या विद्यालय सांस्कृतिक प्रसार के सामाजिक माध्यम है। तो विद्यालय विघटन के प्रबल अभी करता है। यह वाक्य क्या है, बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है और नहीं होने से हमारा सही उत्तर भी यही है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। और 24 प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम हेतु विद्यार्थियों का सबसे बड़ा गुण क्या है। अच्छी याददाश्त होना, अच्छा संप्रेषण, सीखने हेतु कठिन परिश्रम या सीखने हेतु जिज्ञासा। तो जब तक छात्र में जिज्ञासा नहीं होगी वह अधिगम नहीं कर पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सीखने हेतु जिज्ञासा विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। कौन सा नहीं है एक अच्छे विद्यालय का गुण। सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, खेलों का आयोजन नहीं करना या अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं। तो देखिए एक ही नकारात्मक है कि खेलों का आयोजन नहीं करना एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास में खेल भी आते हैं। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। खेल का मैदान विद्यालय की भौतिक संरचना का भवन है ही, प्रयोगशाला है लेकिन लाइब्रेरियन जो है, लाइब्रेरियन बोला है, देखो लाइब्रेरियन भौतिक संरचना का उदाहरण है। लाइब्रेरी होता तो लेकिन यहाँ लाइब्रेरियन व्यक्ति आ गया। विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखो, जिस शिक्षण संस्थान में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता, किसी भी उम्र में जाके पढ़ा जा सके, वह क्या होगी। निःशुल्क संस्थान, शिक्षा की बंद संस्था, सायकालीन संस्था या खुली शिक्षा की संस्था। क्या होगा, खुली शिक्षा की संस्था। तो विकल्प 4 जो है ओपन जिसको कहते हैं हम, प्रश्न संख्या 4 जो है 27 प्रश्न का विकल्प 4 सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों की एक विद्यालय में निम्न में से कौन वांछित नहीं है। नियमित उपस्थिति, अच्छा व्यवहार, दैहिक दंड या पुरस्कार। तो एक विद्यालय में क्या नहीं है, दैहिक दंड। किसी बच्चे को शारीरिक रूप से दंडित करना जो है वह एक विद्यालय में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 28 का क्या है, सही उत्तर है। 29वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है। पाठ्य सहगामी, वाद विवाद, संगीत व गायन स्पर्धा, कक्षा व्याख्यान या ड्रामा। तो देखो विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रिया में कौन सा नहीं है, बता दीजिए। ड्रामा होगा, कक्षा अध्यापन, संगीत व गायन, वाद विवाद प्रतियोगिता, कौन सा होगा बता दीजिए। देखो वाद विवाद होगा, संगीत व गायन स्पर्धा, कक्षा व्याख्यान, ड्रामा। बता दीजिए फटाफट क्या आंसर होगा आपके प्रश्न संख्या 29 का। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि निम्न में से कौन मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट से, जब तक बता दीजिए मुझे कि निम्न में से कौन सा जो है आपके पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं इनमें नहीं होगा। बता दीजिए कौन सा होगा बता दीजिए। कक्षा व्याख्यान, क्योंकि ये सहगामी क्रियाओं में नहीं होगा, ये तो शिक्षण क्रिया में हो गया कक्षा का व्याख्यान। तो विकल्प 3 जो है ये प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 और आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक कक्षा जो होती है वो कक्षा 1 से 5 होती है। कौन सी होती है, कक्षा 1 से 5 जो है वह क्या है, प्राथमिक विद्यालय का उपयोग किया जाता है। विकल्प 3 सही उत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की 30 प्रश्नों का जो समूह था, संग्रह था, आपके लिए लाएं। कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।